भगवान से ऐसे कहती थी कि या तो मेरी बीमारियों से मेरे को छुटकारा दिला दे या तो मुझे ऊपर ही बुला ले, क्योंकि मैं 12 साल से साइनस के लिए ऑटोरिबिन नेजल ड्रॉप डाल रही थी, अस्थमा के लिए इनहेलर्स ले रही थी। मेरे को कब कहाँ अस्थमा का अटैक आ जाएगा, तो मेरे को वहीं पे एक रियलाइजेशन हुआ, अगर ये मेरी लाइफ है तो मैं डॉक्टर के कहने पे क्यों चल रही हूँ, मेरा रिमोट कंट्रोल ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास क्यों है। और मुझे बहुत रोना भी आया कि एक 7 साल का बच्चा भी ये चीज़ चेंजेस आप में देख सकता है। 2 घंटे का ध्यान था, तो उसमें मैंने क्या अनुभव हुआ कि बहुत सारी भीड़ है, जब सर ध्यान करा रहे हैं तो भीड़ में से कुछ लोग पत्री सर और मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, स्टेज की तरफ आ रहे हैं, और पत्री सर उनको रोक के पूछ रहे हैं आप कौन हो। तो वो कुछ उनमें से कुछ लोगों को तो मैं पहचान पा रही हूँ, मेरी दादी हैं, मेरे दादाजी हैं, और मेरी शादी के बाद मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ की भी डेथ हो गई थी, वो भी हमारी तरफ को आ रहे हैं। नमस्कार। आत्मा की यात्रा की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। समुद्र की गहराई में मिलते हैं मोती, बहुमूल्य मोती। वैसे ही बहुत गहराई से आज हम आपके लिए चुन के लेकर आए हैं पिरामिड सोसाइटी की सीनियर मास्टर लुधियाना से रचना गुप्ता जी। रचना गुप्ता जी ने ध्यान का प्रचार पंजाब के हर कोने तक किया और आज पंजाबी भाषा में ध्यान प्रचार देश में ही नहीं विदेश तक कर रही हैं। ध्यान प्रचार के कोई भी सीमा इन्होंने नहीं छोड़ी, हर सीमा को पार कर आगे बढ़ती गई। आज हमारा भाग्य है, अहोभाग्य है कि हम रचना गुप्ता जी के साथ वार्तालाप करेंगे, उनकी आत्मा की यात्रा को जानेंगे। तो आइए मिलते हैं लुधियाना की मास्टर रचना गुप्ता जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम पीएमसी हिंदी स्टूडियो में। थैंक यू सो मच राधिका, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू पीएमसी हिंदी फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू। रचना जी, आपको देखकर ही इतनी शांति का अनुभव होता है, एक सुकून सा मिलता है। मुझे ऐसा लगता है मैं कहीं खो जाऊं आपकी यात्रा में। अपने दर्शकों को भी ले चलते हैं आपकी इस सुंदर यात्रा में। अवश्य राधिका, बिल्कुल। रचना जी, आपने एक बार नाम मंत्र लिया था, क्या अनुभव था आपका? हाँ जी, 1992 में मैंने नाम दान की दीक्षा ली थी, राम शरणम से ली थी, और मैंने 12 साल तक नाम जाप किए जब तक कि ध्यान मेरे जीवन में नहीं आया। ध्यान मेरे जीवन में 2005 में आया है। तो जब मैंने नामदान की दीक्षा ली थी तो मैं जो भी काम करती हूँ पूरी शिद्दत से करती हूँ, पूरी विश्वास और श्रद्धा के साथ करती हूँ। तो मैंने 12 साल नाम जाप भी बहुत शिद्दत के साथ किया है, और उसको मेरा जो अनुभव रहा, अगर मैं 2 घंटे जाप कर रही हूँ, 2 घंटे नाम जाप कर रही हूँ, तो मैं उसी ब्लिस में रहती थी। और पर ध्यान उससे क्या हो रहा था, जब मैं नाम जाप से बाहर आती थी फिर वही घर की बातें, घर के घरेलू काम, गुस्सा भी आ रहा है, गॉसिप भी कर रही हूँ, तो वो सब चीज़ें बस 2 घंटे जितनी देर नाम जाप कर रही हूँ उतनी देर ब्लिस में रहती थी। उसके बाद फिर वही वाला अपना काम शुरू हो जाता। पर आनंद बहुत आया मुझे जब मैं नाम जाप करती थी और एक ब्लिस में रहती थी। रचना जी, आपने रेकी भी सीखा, तो क्या राम नाम जप करते करते साथ ही आपने रेकी भी सीखा? हाँ जी, जब मैं जाप कर रही थी तो मेरे को जाप के बाद मेरे को आराम तो मिल रहा था, बहुत ब्लिस में भी थी। तो मुझे मेरी एक फ्रेंड से रेकी के बारे में पता लगा कि रेकी में बहुत कुछ हम अपनी हीलिंग कर सकते हैं। उस दौरान मैं ना अस्थमा की प्रॉब्लम से निकल रही थी, मुझे बहुत अस्थमा साइनस की प्रॉब्लम थी। तो मुझे लगा कि मुझे अपनी सेल्फ हीलिंग करनी है। अगर रेकी से, मैंने बहुत सारे केसेस सुने थे रेकी से सेल्फ हीलिंग के बारे में, तो मैं बहुत अट्रैक्ट हो गई कि रेकी क्या है। तो नाम जाप के साथ साथ ही मैंने रेकी सीखी, और उसको भी मैंने, रेकी को भी मैंने 3-4 साल अपनाया है, उससे अपनी सेल्फ हीलिंग की है। पर वो हीलिंग टेम्पररी होती थी। मेरे को अस्थमा को फ़र्क लगा, मेरे को साइनस को प्रॉब्लम को थोड़ा फ़र्क लगा, मेरे घुटनों में पेन थी, पर वो टेम्पररी रिलीफ मिलता था, परमानेंट रिलीफ नहीं मिला। तो रेकी के बाद मेरे मन में एक इच्छा थी, जो मेरे को डॉक्टर पूजा जैन से मैंने रेकी सीखी थी, उनके आगे भी मेरा एक ही प्रश्न रहता था, पूजा कोई ऐसी टेक्निक नहीं है कि उसमें ना रेकी में आपको सिंबल्स बनाने पड़ते हैं, वाइट लाइट को कॉल करना पड़ता है।
तो मेरा पूजा से ये एक ही सवाल रहता था, पूजा कोई ऐसी टेक्निक हो बस मैं आंखें बंद करूं और उस क्रिएटर के साथ, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाऊं। तो क्या तेरे पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं है? तो रेकी से आराम मिला, सेल्फ हीलिंग भी करी, पर वो टेम्पररी हीलिंग थी। वापस वो चीज़ें मेरी लाइफ में फिर से वापस आ जाती थी। केवल आंखें बंद करो और वहाँ पहुँच जाओ, ध्यान। तो ये ध्यान का बीज फिर कैसे डला? वो भी मेरे को डॉक्टर पूजा का, इधर मैं आप सबके सामने उनका बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि मुझे ध्यान में लेके आने वाले भी वो ही थे। क्योंकि मैं उसके आगे बात करती थी, पूजा मुझे कोई ऐसी टेक्निक बताओ, तो उसने कहना कि मेरे को तो कुछ नहीं आता, जब मेरे को लाइफ में कुछ ऐसी टेक्निक पता लगेगी तो मैं तेरे को अवश्य ज़रूर बताऊँगी। तो थोड़े दिन बाद, जैसे कहते हैं ना, व्हेन द डिसाइपल इज़ रेडी मास्टर अपेयर, मैं हर रोज़ भगवान से ऐसे कहती थी कि या तो मेरी बीमारियों से मेरे को छुटकारा दिला दे, या तो मुझे ऊपर ही बुला ले। क्योंकि मैं 12 साल से साइनस के लिए ऑट्रेविन नेज़ल ड्रॉप डाल रही थी, अस्थमा के लिए इन्हेलर्स ले रही थी। मेरे को कब कहाँ अस्थमा का अटैक आ जाएगा, तो मुझे बहुत ज़रूरी ऐसी कोई टेक्निक चाहिए थी जो मेरे को हीलिंग के साथ-साथ मुझे सुकून, शांति भी दे सके। क्योंकि जब आप फिज़िकली फिट नहीं होते ना, आप मेंटली भी फिट नहीं रहते। तो मैं उसी दौर से निकल रही थी। तो डॉक्टर पूजा जैन का ही मुझे फ़ोन आया कि हैदराबाद से कुछ मास्टर्स आए हैं, अंजनेय शर्मा सर, सत्या मैडम और पद्मजा मैम। तो वो पिरामिड सोसाइटी वाले कुछ मास्टर्स आए हैं, वो ध्यान सिखाते हैं। तो मुझे डॉक्टर पूजा ने कहा कि मुझे पता नहीं क्यों लगा कि तेरे लिए यही टेक्निक बेटर रहेगी, तो तू जालंधर आ जा। वो जालंधर रहते थे और हमारे लुधियाना से 1 घंटे का रास्ता है जालंधर का। तो मुझे कहीं न कहीं उसके फ़ोन से लगा, जो मैं एक क्रिएटर से हर रोज़ एक माँगती हूँ, इच्छा करती हूँ कि मुझे कोई ऐसी चीज़ बताओ जिससे मैं अपनी बीमारियों से छुटकारा पा सकूँ। तो शायद यही आज मेरी कॉल है। ये एक अंदर से जैसे एक आवाज़ आती है ना आपको कि अपनी फर्स्ट टाइम अब मैंने जैसे अपनी आत्मा की कॉल सुनी, अपने हायर सेल्फ की कॉल सुनी कि तुझे जालंधर जाना है, ये तेरे लिए ही ये रास्ता है। बस जैसे ही डॉक्टर पूजा जैन का फ़ोन आया, मैं जालंधर के लिए रवाना हो गई, ये सीखने के लिए कि ध्यान क्या होता है, उसके क्या लाभ हैं और उसको हमारे ऊपर क्या इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं। आपने एक वीडियो भी देखा, जिस वीडियो ने आपका पूरा जीवन का नज़रिया बदल दिया। कौन सी थी वो वीडियो? जब मैं जालंधर गई पूजा के घर में, तो उनके टीवी पे एक सीडी लगी हुई थी, स्पिरिचुअल रियलिटी सीडी। ध्यान सिखाने से पहले सत्या मैम, पद्मजा मैम वो एक मूवी दिखाते थे। तो वो जब मैंने मूवी देखी, वो मूवी देखकर मैं हैरान रह गई कि मुझे यही तो चाहिए था। क्योंकि मुझे भी ऐसे लगता था कि कॉस्मिक एनर्जी, जैसे मुझे कोई सिंबल्स ना ड्रॉ करने पड़े, आंखें बंद करूं और मैं यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाऊं। और जब वो स्पिरिचुअल रियलिटी सीडी देखी, तो मुझे लगा मेरे सारे प्रश्नों के आज उत्तर मिल गए होते हैं। और वो देखकर मैं बिल्कुल, कैसे हम ध्यान करते हैं, कैसे वो कॉस्मिक एनर्जी अंदर जाती है, हमारी बॉडी में कैसे रेड धब्बे होते हैं जो दिखाई नहीं देते, पर जब कॉस्मिक एनर्जी अंदर जाती है, वो रेड पैचेस हमारे अपने आप कॉस्मिक एनर्जी के साथ अपने आप रिमूव हो जाते हैं। और कैसे हमारी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है, कैसे हम बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया के साथ कैसे कनेक्ट होते हैं। थर्ड आई एक्सपीरियंस के बारे में उसमें था, एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में उस सीडी में बताया गया। और तो और मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं, कैसे हम उन्नत लोगों की ओर जाते हैं, वो सब कुछ उस सीडी में इतना ओपनली बताया हुआ था, जो कि एक फिजिकल गुरु भी आपको नहीं बताता। क्योंकि मैं ना पता नहीं, अंदर से मेरे अंदर बहुत क्वेस्ट रहता था। जब भी मैं किसी स्पिरिचुअल गुरु के पास भी जाती थी, जैसे मैं, कि मैं हर किसी से पूछती, मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था। बुक्स में बताया हुआ था कि जो बाहर है वो ही हमारे अंदर है, पर वो अंदर जाना कैसे है, वो कोई भी फिजिकल गुरु आपको नहीं बताता था। तो जैसे जहाँ से मैंने राम शरणम से नाम जाप की दीक्षा ली थी, उन गुरु के आगे भी मेरा एक ही प्रश्न रहता था, पिताजी हम अंदर कैसे जाएंगे? हर किताब में बताया कि जो बाहर है वो ही दुनिया हमारे अंदर है। तो वो पिताजी कहते थे कि बेटा, जब हमारा करोड़ों जाप खत्म हो जाता है तो हमारा ध्यान की यात्रा शुरू होती है। जब तेरे जीवन में ध्यान यात्रा आएगी तो तू अंदर अपने आप चले जाएगी। तो मैं उनको पूछती थी, पिताजी मेरी जाप की यात्रा कब खत्म होगी? तो वो कहते थे, जब करोड़ों जाप खत्म हो जाता है, जाप के बाद हमारी ध्यान यात्रा है। तो मैं रात रात को जाग कर, जब सब सो जाते थे, मैं जाप करती थी कि मेरा कब करोड़ों जाप खत्म हो जाएगा और मैं ध्यान मार्ग में जाऊंगी, और कब मेरे अंदर की यात्रा शुरू होगी, कब मैं अपने अंदर से कनेक्ट होंगी। और जब वो मैंने सीडी देखी, तो मेरे को बिल्कुल लगा कि ये तो एक आध्यात्मिक सच्चाई, सीडी ने तो मेरी सारी आंखें खोल दी।
और मेरे को जैसे मेरे आंखों में से आंसू निकल रहे थे जब मैं वो सीडी देख रही थी कि आज यूनिवर्स का मैं थैंक्स कर रही थी, ग्रैटिट्यूड शो कर रही थी कि आज आपने मुझे वो रास्ता दिखा दिया। और मैं पिरामिड सोसाइटी का भी बहुत धन्यवाद किया कि आपने आज मुझे, जो मेरे अंदर एक क्वेस्ट थी वो आज मेरी पूरी हो गई और मेरे को लगा कि अब मुझे भटकने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ मैं पहुँचना चाहती थी, जो मैं चाहती थी, आज यूनिवर्स ने वो मेरे लिए सारे दरवाजे खोल दिए हैं। बिल्कुल। इतनी सार की बीमारियों से आप जूझ रही थी रचना जी, फिर ये नाम जाप भी, रेकी भी, ध्यान भी, क्या तीनों साथ साथ चल रहे थे या अब केवल ध्यान था? नहीं, राधिका, जब मैं वो पिरामिड मास्टर्स से मिली, उन्होंने बोला कि आप 40 डेज रेगुलर ध्यान कीजिए, आप हमारे कहने पे ध्यान कीजिए। उन्होंने बोला, एक प्रश्न पूछा पहले, वहाँ पे अंजने शर्मा सर थे, कि आप ध्यान क्यों करना चाहते हैं? तो मैंने भी स्पष्ट बोला कि मेरे को अपनी बीमारियों से छुटकारा चाहिए, इसलिए मैं ध्यान करना चाहती हूँ। मैं अपनी बीमारियों से बहुत जूझ चुकी हूँ, तकलीफ बहुत पा चुकी हूँ। या तो ये बीमारियां रहेंगी या मैं रहूंगी, अब मेरे पास कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है। मैं अपनी बीमारियों से निजात पाना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला, अगर मैं कहूँ आप 40 दिन 3 घंटे लगातार ध्यान करें, जब भी आपको टाइम मिले, तो क्या आप 3 घंटे ध्यान करेंगी? मैंने बोला, अगर मेरी बीमारियां छूटती हैं तो मैं 3 घंटे, क्या जो आप कहोगे मैं करूँगी। मैं 40 दिन ध्यान करूँगी, पर मुझे बीमारियों से छुटकारा चाहिए। तो अंजने शर्मा सर ने बोला कि आप अपने ऊपर ट्रस्ट करें, अपने ध्यान पर ट्रस्ट करें और अपनी ब्रीदिंग के साथ कनेक्ट हो जाए, पवन पुत्र बन जाएं। 40 दिन 3 घंटे रेगुलर ध्यान करें, फिर आप मुझसे बात करें। तो मैंने उनकी बात को बहुत सीरियसली लिया राधिका, और जब मैं ध्यान करने लगी, मेरी चीज़ें अपने आप छूट गई। मैं अगर माला पकड़ती थी भी थी तो माला मेरे हाथ से छूट जाती थी। जो मैं स्तोत्र पढ़ती थी, ग्रंथ पढ़ती थी, वो मेरे अपने आप 40 डेज में अपने आप छूट गए। जैसे यूनिवर्स ने मेरे को पूरी तरह से मेडिटेशन में 40 डेज में मेरी सब चीज़ें छूट गई। रेकी भी छूट गया, नाम सिमरन जाप सब कुछ छूट गया, अपने आप अंदर शांत होने लगा। क्योंकि अमृतवाणी में कहीं ना कहीं लिखा है, अजपा जाप भीतर हो शांत। और वो ध्यान में आके वो लाइन मेरे को पूरी तरह से समझ आने लगी। जब मैं ब्रीदिंग के साथ कनेक्ट होने लगी तो अपने आप सब कुछ शांत होने लग गया। जाप भी शांत हो गया, जो भी लहरें मेरे अंदर चलती थी विचारों की, वो भी अपने आप शांत हो गया। तो मुझे कुछ भी और करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ सांसों के साथ कनेक्ट हुई और मैंने पूरी शिद्दत के साथ 3 घंटे ध्यान किया और 40 डेज में मुझे रिजल्ट्स भी मिले। क्या रिजल्ट्स मिले आपको रचना जी 40 दिन ध्यान करने पर? राधिका, विद इन 10 डेज मेरा जो ऑट्रिविन नेजल ड्रॉप मैं 12 साल से डाल रही थी अपने, उसके बिना मेरे नॉस्ट्रिल्स खुलते नहीं थे। और मैंने देखा जब अपनी सांसों पर ध्यान देने से क्या हुआ, मेरे को ऑट्रिविन नेजल ड्रॉप की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। कैसे एक सांस आ रहा है, कैसे एक सांस जा रहा है, जब अपनी ब्रीदिंग के साथ कनेक्ट हुई, आर्टिफिशियल जो मैं ऑट्रिविन नेजल ड्रॉप ले रही थी उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और वो मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि मेरी एक बॉटल जो है वो 4 या 5 दिन चलती थी और मैं स्टॉक में रखती थी ऑट्रिविन नेजल ड्रॉप। तो 10 दिन के बाद मैंने देखा कि मैंने ऑट्रिविन नेजल ड्रॉप को तो हाथ ही नहीं लगाया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और मैंने 30 जनवरी 2005 को ध्यान करना शुरू किया था। मैंने 40 डेज की अपनी एक डायरी लगाई। 10 मार्च को मेरे 40 डेज कंप्लीट होने थे। और वो पंजाब में चेंजिंग सीजन का मौसम रहता है। वो फरवरी का महीना मेरे लिए, क्योंकि अस्थमा अटैक्स मेरे को फरवरी के महीने में, और उधर से चेंजिंग सीजन होता है सितंबर का महीना। ये दोनों महीने मेरे पूरा बेड पर रहती थी मैं। और मैंने देखा ध्यान करते करते फरवरी का महीना कैसे निकल गया, 10 मार्च कैसे आ गई, 40 डेज मैंने कंप्लीट कर लिया। मैंने एक दिन भी इनहेलर नहीं लिया, एक दिन भी मैंने डेरिफ्लिन के इंजेक्शंस नहीं लगवाए। हफ्ते में 2 इंजेक्शंस लगते थे मेरे। रात को मेरे को स्टीम लेकर सोना पड़ता था। इनहेलर तो मेरा हर एक पर्स में रहता था, कब कहाँ मेरे को अस्थमा का अटैक आ जाएगा। 10 मार्च तक मैंने देखा कि मेरी जो मेडिसिन थी वहीं की वहीं पड़ी थी और मुझे कोई भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जो कि मेरे लिए तो एक अचीवमेंट थी, मेरे लिए तो एक हैरानी की बात थी। मेरी फैमिली के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, और मेरी एक जॉइंट फैमिली है, उनके लिए भी, क्योंकि वो मेरी देखभाल करते थे फरवरी के महीने में और सितंबर के महीने में। मेरी फैमिली मेरा इतना ध्यान रखती थी, मुझे बेड से नहीं उठने देते थे। और उन्होंने देखा कि इस टाइम पे तो फरवरी का महीना आराम से निकल गया, रचना तो आराम से घूम रही है, इसको तो कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई इसकी देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये मेरे लिए ध्यान का सबसे बड़ा गिफ्ट था। विद इन 40 डेज मेरा जो अस्थमा था कहाँ का कहाँ गया। और मेरा रेगुलर इलाज चलता था, लुधियाना की ईएनटी स्पेशलिस्ट है,
और जब मैं हर हफ्ते उनके पास वीकली जाती थी, और जो हफ्ते 2 इंजेक्शन लगते थे वो मेरे हस्बैंड लगाते थे मेरे घर पर ही। और देखा कि अब मेरे हस्बैंड कहते कि तूने इंजेक्शंस भी नहीं लगाए, तेरी मेडिसिन भी ऐसी पड़ी है। और जब मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने बोला कि आपने किससे पूछकर मेडिसिन छोड़ी है, ये तो आपकी लाइफ टाइम मेडिसिन चलने वाली थी, अब आप मेरे पास मत आना। तो मेरे को वहीं पे एक रियलाइजेशन हुआ, अगर ये मेरी लाइफ है तो मैं डॉक्टर के कहने पे क्यों चल रही हूँ, मेरा रिमोट कंट्रोल ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास क्यों है। ये 40 डेज में अगर मेरे को मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ी तो आगे भी नहीं पड़ेगी। मेरे को अब एक टूल मिल गया है, मेरे पास एक मेडिसिन आ गई है, और वो कॉस्मिक मेडिसिन है मेरे पास। कॉस्मिक एनर्जी मेरा इंजेक्शन का भी काम कर रही है, इन्हेलर का काम भी कर रही है, सब काम कर रही है। तो मुझे आर्टिफिशियल दवाइयों पर क्यों डिपेंडेंट रहना है। उस दिन के बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, कभी डॉक्टर पे नहीं गई, और मैंने कभी मेडिसिन भी नहीं ली। दोस्तों, क्या आप विश्वास कर पा रहे हैं? इंजेक्शन्स छूट गए, ऑट्रिविन 12 साल से जो दवाइयाँ चल रही थी, जो इन्हें आजीवन लेने के लिए कहा गया था, वो सारे छूट गए। सिर्फ 40 दिन के ध्यान प्रयास ने इतना चमत्कार कर दिया। इतनी चमत्कारी कहानी है रचना गुप्ता जी की। आइए और सुनते हैं। रचना जी, आपका पूरा परिवार देख रहा था इतना कुछ बदल रहा है, तो क्या आपका परिवार भी फिर ध्यान करने लगा? हाँ जी, बिल्कुल। राधिका, क्योंकि जब मैं बीमार रहती थी ना, मैं बहुत चिड़चिड़ी थी, मेरे को बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि ना मेडिसिन्स खाने से मैं लेथार्जिक फ़ील करती थी, सारा दिन लेटी रहती थी, घर पर बिल्कुल भी बच्चों पर भी नहीं ध्यान दे पा रही थी। तो जब मेरे फैमिली मेंबर ने देखा कि 40 डेज़ में इसको कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ी, अब मेरा शरीर थका-थका नहीं था, अब मैं एक्टिवली हर घर के काम में पार्टिसिपेट कर रही थी, तो उनके लिए भी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। मेरे साथ-साथ जैसे कि एक ट्रॉफ़ी मेरे घर वालों को भी मिल गई थी। तो और जो स्पिरिचुअल रियलिटी सीडी थी ना, जब मैं घर लेकर आई तो वो मैंने जब अपने घर वालों को भी दिखाई, वो सीडी देखने के बाद तो मेरे जैसे घर वालों में भी ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। हर फैमिली मेंबर ध्यान करने लग गया। मेरी एक जॉइंट फैमिली है, मेरे हस्बैंड जो है वो 3 ब्रदर्स हैं, और हम सब इकट्ठे एक घर में रहते हैं। और जब हमने सबने इकट्ठे बैठकर ये स्पिरिचुअल रियलिटी दोबारा से देखी, हर एक मेंबर के मन में ये आया कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि शुरू से हमारी जो फैमिली है ना, एक स्पिरिचुअल ओरिएंटेड ही है। मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छा मतलब कि ध्यान करते थे, पर जैसे ऐसे नहीं ब्रीदिंग पे वाला नहीं, पर वो वैसे आंखें बंद कर कर बैठे रहते थे, अपना जाप करते रहते थे, अमृतवाणी पढ़ते रहते थे, कभी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, हमें भी बहुत प्यार से रखा उन्होंने। तो हमारी फैमिली शुरू से मदर इन लॉ, फादर इन लॉ ने बहुत अच्छी हमें एक बच्चों की तरह ही हमारी भी वेलकम किया था इस फैमिली में। तो जब स्पिरिचुअल रियलिटी सबने देखी और मेरे में ट्रांसफॉर्मेशन देखे 40 डेज़ में, तब तो हमारे घर का एक-एक बच्चा ध्यान करना शुरू हो गया, और हम सब ने मिलकर स्पिरिचुअल रियलिटी बाँटना शुरू किया कि हर एक घर में ये सीडी जानी चाहिए, हर किसी को ये सीडी देखकर ध्यान करना चाहिए। और उस प्रयास में मेरे हस्बैंड ने, मेरे हस्बैंड के ब्रदर्स ने, उनकी वाइफ्स ने, सबने बहुत ज़्यादा सहयोग दिया। उन्होंने खुद ध्यान भी किया, और ध्यान को प्रचार में भी हम सब लोग मिलकर आगे आए, और इसमें मेरा फैमिली का सबसे बड़ा सहयोग मेरी फैमिली का है। रचना जी, आपके पति वो भी अच्छे से ध्यान करने लगे थे, मतलब साथ-साथ आप दोनों ध्यान कर रहे थे? हाँ जी, जब मेरे में चेंजेस देखी, मेरे हस्बैंड तो पहले से ही ना ओशो को पढ़ते थे। ओशो पढ़ना उनका बहुत अच्छा पास टाइम था, और वो हर कार में भी एक सीडी रहती थी, ओशो के डिस्कोर्सेस की सीडी रहती थी, और वो पिरामिड्स का भी इस्तेमाल कर रहे थे। वो वास्तु से बहुत कनेक्टेड थे, तो वास्तु की रेक्टिफाइंग के लिए वो पिरामिड्स को यूज़ करते थे। तो जब उन्होंने पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी सुना, तो मेरे को लगा कहीं न कहीं ये आप जो पिरामिड के साथ काम करते हैं, ये आपने ही मैनिफेस्ट किया है हमारी लाइफ में, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी, क्योंकि हमने पहले कभी भी इसके बारे में नाम नहीं सुना था 2005 से पहले। तो मेरे हस्बैंड ने ओशो के सारी तरह की मेडिटेशंस की थी, पर उनको भी आनापानासती मेडिटेशन ही अच्छी लगती थी। और जब पिरामिड सोसाइटी की ये मेडिटेशंस देखी, उन्होंने सीडी देखी, फिर तो उनका और भी वो उनका विश्वास, और मेरे को देखकर तो और भी मेडिटेशन पर विश्वास पक्का हो गया। और वो सिंसियरली, वो तो बहुत पहले से ही ध्यान करते थे, क्योंकि वो बहुत शांत स्वभाव के, दूसरों की मदद करने वाले, और जैसे उनमें पहले से ही ये सब सीड्स थे ध्यान के, पर हम उनको नहीं समझ पाते थे। ओशो तो मेरे सिर के ऊपर से निकल जाता था।
तो पर जब खुद ध्यान करने लगी तो मैं अपने ट्रू मायने में अपने हस्बैंड को समझने लगी। पहले मेरे को उनकी बातें समझ नहीं आती थी कि ये क्या सुबह उठ जाते हैं, ध्यान करते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, आँखें बंद कर कर बैठ जाते हैं। पर जब मैं खुद ध्यान में आई तो मैं उनका ये चीज़ समझ पाई। उसके बाद हमारी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई, हम एक क्लोज़ हो गए। ट्रू मायने में हस्बैंड वाइफ को क्या होता है वो हमने ध्यान के बाद ही सीखा। रचना जी, आपने बताया आपकी सारी बीमारियां ठीक हो रही थी। आप एक जॉइंट फैमिली में रहते थे जहां विचारों का नहीं मिलना एक आम बात है। तो क्या ये मन मुटाव ये सब भी दूर हुए ध्यान से? क्या बदलाव आया? पहला बदलाव मेरे आप में आया राधिका, क्योंकि ना पहले मुझे लगता था कि मैं ही ठीक हूँ, मेरे फैमिली वाले गलत हैं। मेरी हमेशा एक उंगली उन पर ही रहती थी, क्योंकि मेरे मन में जजमेंटल माइंड था, मैं सबको जज करती रहती थी। तो सबसे पहला बदलाव हमारे अपने आप में आता है, हम किसी को बदल नहीं सकते ध्यान से। तो ये मैंने ध्यान से सीखा कि मुझे अपने आप को ही बदलना है। और जब मैं ध्यान करने लगी, मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करती थी। अगर मेरे को 10 मिनट भी मिलते थे एक्स्ट्रा, मैं 10 मिनट के लिए भी ध्यान में बैठ जाती थी। तो मेरी ऊर्जा लेवल में चेंज आने लगा, क्योंकि जो पहले मेरी ऊर्जा बहुत लो वाइब्रेशंस रहती थी, लो फ्रीक्वेंसी में मैं रहती थी, अब मेरे क्या था, गॉसिप करना बंद कर दिया, फजूल बातें करनी बंद कर दी। आगे मैं फ़ोन करती थी अपनी फ्रेंड्स को, कितनी कितनी देर बातें करती रहती थी। अब सब वेस्टफुल हैबिट्स जो थी मेरी डस्टबिन में चली गई। अब बुक्स पढ़ना, बुक्स को दूसरों के साथ शेयर करना, बुक्स की कोई चीज़ अच्छी लगी उसको अंडरलाइन करके दूसरों को बताना, फैमिली मेंबर्स को बताना। तो ये चीज़ें ना मेरे फैमिली मेंबर्स ने मेरे में बहुत सारी चेंजेस देखी कि ध्यान से इसमें बहुत बदलाव आ रहा है। अब ये कोई अगर फैमिली मेंबर को किसी की गॉसिप भी करने लगता था तो मैं साथ ही कहती थी, नहीं हम टॉपिक चेंज करते हैं, हम कुछ और बात करते हैं। तो मैं उनको टोकने लग गई कि अब हम गॉसिप नहीं करेंगे, हम किसी बात को डिस्कस करते हैं, कोई कंसेप्ट ले लेते हैं, ये वीडियो देखते हैं। तो वो सब चेंजेस देखकर मेरी फैमिली मेंबर में ऑटोमेटिकली जैसे कि उन्होंने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया। उससे क्या हुआ, हमारे रिलेशंस जब गॉसिप करना बंद कर दिया तो सबको पता लग जाता है कि अब आप किसी को डिस्कस नहीं करोगे। फैमिली मेंबर में कोई किसी को, अगर 2 जने बैठे आप तीसरे को नहीं डिस्कस कर रहे, आपका टॉपिक ही कुछ स्पिरिचुअल टॉपिक हो गया है, बुक्स का टॉपिक हो गया है, कुछ आपने आज मेडिटेशन में नया एक्सपीरियंस आया तो हम एक्सपीरियंस शेयर करते थे सबके साथ कि आज मेरे को मेडिटेशन में ये एक्सपीरियंस आया। तो बिल्कुल घर का टॉपिक ही बदल गया। घर के सारे हम जब तीनों दरानी जेठानियाँ बैठे होते थे, आज तेरे को ध्यान का क्या अनुभव आया, आपका अनुभव क्या था आज। तो जहाँ हम पहले दूसरों को डिस्कस करते थे, चीज़ें चेंज हो गई। उससे क्या हुआ, घर की वाइब्रेशन लेवल बदल गया, बच्चों को भी हम ध्यान सिखाने लगे। आगे बच्चों को लेके कई बारी मनमुटाव हो जाता था, बच्चों में आपस में झगड़ा हो गया तो एक मदर को दूसरे बच्चे पर गुस्सा आ गया। पर हमें लगता ध्यान के बाद वो सब चीज़ें बदल गई। हमें लगता था कि ये बच्चे अपनी चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ये अपने आप में मास्टर्स हैं, तो हम इनकी लड़ाई झगड़े में क्यों घुसें। तो हमारा भी नज़रिया बदल गया, हमारे चीज़ों को देखने का जैसे कहते हैं कि पर्सपेक्टिव बदल जाता है। तो हमारे घर के अपने आप रिलेशंस मधुर होने लग गए। तो वो ध्यान से बस हमें अपने आप को बदलना है, बाकी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली, मेरे घर में तो ऑटोमेटिकली अपने आप चीज़ें चेंज होती गई। जब हर कोई ध्यान करने लग गया, हर किसी में चेंजेस आई और हमारे घर का एटमॉस्फेयर अपने आप चेंज हो गया। इवन कि हमारे ड्राइवर्स भी जो हैं ध्यान करते हैं, हमारे जो कुक हैं वो पहले ध्यान करेंगे फिर कुक किचन में घुसते हैं। हमारे ड्राइवर को तो इतने अच्छे-अच्छे ध्यान के अनुभव है कि पत्री सर तो उसको बहुत प्यार करते हैं। तो हमारे घर का हर एक मेंबर, सर्वेंट से लेकर घर का बड़ा बुजुर्ग भी क्या है वो भी ध्यान करते हैं। तो हमारे दिन की शुरुआत भी ध्यान से होती है और दिन का जो अंत है वो भी ध्यान से ही होता है। कितना ही सुंदर बात है रचना जी। आपका तो घर ही सत्संग भवन बन गया है, आपका घर ही मंदिर बन गया है। बहुत ही सुंदर। रचना जी, आपके बच्चे हैं, तो क्या आपके अपने बच्चों के साथ भी रिश्तों में बदलाव आया? हाँ जी, ध्यान में आने से पहले ना राधिका, जब मैं फिज़िकली फिट नहीं थी ना, तो मैं अपना गुस्सा बच्चों पे निकाल देती थी, क्योंकि बच्चे ईज़ी टारगेट हैं, बच्चे आपको रिएक्ट बैक नहीं करते ना। तो मैं भी अपने किसी भी चीज़ का गुस्सा है, अपनी हेल्थ इश्यूज़ हैं, कुछ भी था, तो मैं अपना गुस्सा अपने बच्चों पर निकाल देती थी। तो मेरे को लगता था मेरे और मेरे बच्चों के बीच में ना डिस्टेंस बहुत क्रिएट हो गया, कहीं न कहीं कम्युनिकेशन गैप्स पड़ गए। कहीं न कहीं मेरे गुस्से के कारण वो मेरे को जल्दी अप्रोच नहीं करते थे किसी चीज़ के लिए, कि लगता था मम्मा को गुस्सा चढ़ जाएगा, मम्मा डाँटेंगे या मारेंगे।
तो ध्यान में आने के बाद सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट मेरे को, मेरी तब डॉटर 7 साल की थी, सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट मेरे को मेरी डॉटर ने ही चेंजेस देखी। कहती मम्मा आपने ध्यान करना पहले क्यों नहीं शुरू किया, अब आप डांटते भी नहीं, अब आप मारते भी नहीं, अब आप खुश रहते हो, तो आपने पहले क्यों नहीं शुरू किया, हमने इतनी मार खाई हुई है आपसे। तो उस दिन वो बात सुनकर ना मुझे लगा इसको कॉम्प्लीमेंट की तरह लूँ कि मेरे को बहुत दुख भी हुआ, खुशी भी हुई, और मुझे बहुत रोना भी आया कि एक 7 साल का बच्चा भी ये चीज़ चेंजेस आप में देख सकता है कि अब मैं उसको उनको डांट नहीं रही, अब मैं मार नहीं रही, और मैं ध्यान से मेरे में इतनी चेंजेस हैं। तो एक दिन मैं अपने बच्चों के साथ बैठी और मैंने उनको बोला कि जब तक मेरी लाइफ में मेडिटेशन नहीं थी तो मैंने आप लोगों के साथ बहुत डांटा भी है, मारा भी है, इनजस्टिस भी किया है कहीं ना, क्योंकि आप बच्चों को चुप करा देते हो कि तू चुप हो जा, मैं ही ठीक हूँ। तो वो उस एक दिन बात करने से, उस दिन के बाद हमारा रिलेशन, कि मैंने उनसे सॉरी मांगा कि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, मुझे नहीं पता था, क्योंकि मेरे को पेरेंटिंग नहीं पता थी। मेरे को जो मेरे पेरेंट्स से मिला, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, वही हम अपनी चीज़ें अपने बच्चों के साथ करते हैं। तो वो चीज़ें जब मैंने अपने बच्चों के साथ बैठ कर डिस्कस किया, अपने हस्बैंड के साथ बैठ के डिस्कस किया, तो हमारी एक फैमिली बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगी। हम एक दूसरे के साथ अपनी चीज़ें शेयर करना शुरू कर दिया, जो कि एक शेयरिंग बहुत कमज़ोर कड़ी थी हमारे में ना, हम एक दूसरे के साथ चीज़ें नहीं शेयर करते थे। तो वो बच्चों ने भी चीज़ें शेयर करना शुरू कर दिया। पहले जहाँ पे डर था, फियर था, वो डर निकल गया, और एक अंडरस्टैंडिंग और एक लव हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा आया इस चीज़ से। तो इसके लिए भी मैं मेडिटेशन को बहुत थैंक यू करती हूँ, मेरी फैमिली को मेरे साथ जोड़ने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाने के लिए। रचना जी, घर पे तो बॉन्ड्स बहुत मजबूत हो रहे थे, लेकिन ध्यान को लेकर आप बाहर कब निकली? बाहर आपने सबसे पहले किसे ध्यान सिखाया? जब मेरे को 40 डेज़ में मेरे को फ़र्क पड़ गया, उसके बाद सत्या, पद्मजा और अंजनी शर्मा जी फ्रीक्वेंट नॉर्थ इंडिया के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। तो उन्होंने बोला कि मैम अब आप क्लासेस लेना शुरू करिए। तो पहले मैं बहुत ज़्यादा रेसिस्ट कर रही थी कि नहीं नहीं, मैं नहीं लूँगी, मैं आप लोगों के लिए अरेंज कर दूँगी, आप लोग आएँ। उन्होंने बोला नहीं, जब तक हम सिखाते नहीं हैं, सिखाना भी हम किसी को सिखा नहीं रहे हैं, हम अपनी ग्रोथ के लिए कर रहे हैं। तो मैंने बोला मैं उनको क्या बताऊंगी? तो उन्होंने बोला आपकी इतनी बीमारियां ठीक हुई हैं, आपके पास एक्सपीरियंस तो है ही है, क्या आपके पास क्या एक्सपीरियंस नहीं है? तो मैंने सबसे पहला इनिशिएटिव लिया, किटी पार्टीज में मैं जाती थी, तो मैंने अपनी फ्रेंड्स को बोला कि आज हम तंबोला नहीं, मैं आप लोगों को ध्यान सिखाना चाहती हूँ, क्योंकि ध्यान से मेरी सारी बीमारियां ठीक हो गई, और मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ इतनी एनर्जेटिक पर्सन के रूप में, एक हैप्पी पर्सन के रूप में। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी जैसी कितनी मेरी फ्रेंड्स हैं जो बीमारियों से जूझ रही हैं, या इमोशनल ट्रॉमा से निकल रही हैं, या रिलेशनशिप प्रॉब्लम से निकल रही हैं। तो और मुझे लगा कि शायद आज मुझे पागल का टैग मिलने वाला है, कि वो सोचेंगे हम तो यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आते हैं और ये मुझे क्या सिखाने के लिए आए हैं। पर नहीं, उन्होंने बहुत पॉजिटिवली लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं ध्यान की ज़रूरत हर किसी को है। उन्होंने बोला प्लीज़, हम तो ढूंढ ही रहे थे कोई ऐसी टेक्निक जिससे हमें रिलीफ मिल सके, कुछ देर के लिए शांति मिल सके। तो मैंने उस दिन तंबोला की जगह उनको ध्यान सिखाया, और वो कब किटी पार्टी चेंज होकर मेडिटेशन पार्टी में बन गई मुझे पता ही नहीं लगा। उन सब फ्रेंड्स ने बोला कि थर्सडे को हमें कपड़े नहीं धोने होते, थर्सडे को हम फ्री होते हैं, क्या हम आपके घर आ सकते हैं? हर थर्सडे हम लोग इकट्ठे बैठकर ध्यान करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, आप लोग हर थर्सडे मेरे घर आएँ। तो वो किटी पार्टीज चेंज होकर मेडिटेशन पार्टी में कन्वर्ट हो गई, और हर थर्सडे लेडीज़ मेरे घर आने लगी, और हम 1 घंटा ध्यान करने लगे। बच्चों के स्कूल जाने से के बाद, और उनके स्कूल के आने से पहले पहले हम लोग अपने घरों में चले जाते थे, और सब लोग मेरे घर आने लगे। तो वो बहुत अच्छा टाइम था, हम इकट्ठे बैठकर लेडीज़ ध्यान करने लगे, और वो हमारी मेडिटेशन पार्टीज बन गई। रचना जी, आपने हमेशा औरतों को बहुत प्रेरित किया ध्यान करने के लिए, विशेषकर लेडीज़ को, ऐसा क्यों? राधिका, मेरे को ना लेडीज़ के साथ बहुत कनेक्टिविटी है, क्योंकि बीइंग अ फीमेल मैं बचपन से देखा है, हम लोग बहुत कुछ सप्रेस करते हैं अपने आप को ना, तो वो सप्रेशन ही मेरे कहीं ना कहीं अस्थमा का कारण बना। ये मुझे लुइस एले की किताब यू कैन हील योर लाइफ में पता लगा कि जब हम बहुत सारे इमोशन सप्रेस करते हैं, वो अस्थमा के रूप में हमारे बाहर आते हैं। तो वो फीमेल्स को देख के मुझे अपना टाइम याद आता था कि कभी ना कभी मैं बैठी हुई थी इस जगह पर, मैं जब ध्यान सीखने आई थी, तो उनको देख के मुझे लगता था कि एक गृहिणी जो है अपने घर को स्वर्ग भी बना सकती है, अपने घर को नर्क भी बना सकती है। और अगर एक गृहिणी ध्यान करेगी तो वो अपने बच्चों को भी सिखा सकती है, अपने हस्बैंड को भी सिखा सकती है, अपने घर के बुजुर्गों को भी ध्यान सिखा सकती है।
तो फीमेल्स के साथ मेरी बहुत कनेक्टिविटी रहती थी कि अगर एक नारी को सिखा देंगे पूरा घर ध्यानी बन जाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं मेरा उनके साथ एक ज़्यादा क्लोजली एक रिलेशन रहता था। कुछ ध्यान करने के 6 महीने बाद आपको एक बहुत ही सुंदर पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस भी हुआ। क्या अनुभव था वो? 6 मंथ्स रेगुलर ध्यान करने के बाद उस 6 मंथ्स के दौरान मैंने बहुत सारी बुक्स भी पढ़ी। उसमें ना एक किताब पत्री सर ने रेकमेंड की थी, फ्रॉम मंडेन टू द मैग्निफिसेंट। उस किताब में हर फुल मून को एक मास्टर आता था और जो बुक की ऑथर है उसको अलग वर्ल्ड्स में ले जाता था। तो वो बुक पढ़ के मैं बहुत फैसिनेट हुई कि मेरी लाइफ में कौन सा मास्टर है, मैं कब अपनी पास्ट लाइफ देखूंगी, मैं कब ऑल वर्ल्ड्स देखूंगी। तो जब मैं एक दिन फुल मून को ध्यान कर रही थी, रात को मैं 10 बजे ध्यान में बैठी और सुबह 5 बजे तक मैं एक डीप ध्यान में चली गई। मैंने देखा कि मैं एक बुद्धिस्ट मॉन्क हूँ, मैं तिब्बत में हूँ और मैं ध्यान कर रही हूँ। मैं ध्यान तो बहुत किया है पर मेरे मन में, मेरे पास ना शेयरिंग नहीं है। मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया, कोई अपना ध्यान अनुभव शेयर नहीं किया, मैंने किसी को सिखाया नहीं। सब कुछ मैंने अपने तक सीमित रखा कि ये ध्यान मेरा है, ये अनुभव मेरे हैं। तो मैं बहुत सीक्रेटिव टाइप थी, मैंने किसी के साथ शेयरिंग नहीं किया। तो मुझे समझ आया कि इस लाइफ टाइम में मेरा जॉइंट फैमिली में आने का मतलब क्या है। मेरा बचपन भी पूरा जॉइंट फैमिली में निकला, मेरी शादी भी जॉइंट फैमिली में हुई, क्योंकि जॉइंट फैमिली में आप शेयरिंग सीखते हो। वहाँ पे कुछ भी आपका अपना नहीं होता, जो भी होता है कलेक्टिव फैमिली में सबका होता है। तो मुझे जॉइंट फैमिली में आने का मतलब समझ आया और कि फिर मुझे ये भी समझ आया कि अभी भी मेरे को जो ध्यान अनुभव हो रहे हैं, जैसे कि पिरामिड सोसाइटी में मास्टर्स कहते हैं अपने ध्यान अनुभव शेयर करो, दूसरों का भी सुनो और अपने भी बताओ। उसके बाद 6 महीने के बाद जब अपनी पास्ट लाइफ देने के बाद मेरे को और बहुत सारी क्लैरिटी आ गई। फिर मैंने खुलकर अपने ध्यान अनुभव सबके साथ शेयर करने शुरू किए कि अगर मैं शेयरिंग नहीं करूँगी, ये अनुभव लेने के लिए मुझे दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा और इसलिए मेरा इस लाइफ का पर्पस शेयरिंग करना है। रचना जी, फिर धीरे धीरे थर्सडे के साथ साथ संडे के भी क्लासेस शुरू हो गई आपके घर पर, वो कैसे हुआ? थर्सडे को लेडीज़ आती थी ध्यान करने के लिए, तो उसमें मेरी एक फ्रेंड स्वीटी थी। उनके हस्बैंड ने एक हम फंक्शन पे मिले, उन्होंने मेरे को एक कॉम्प्लीमेंट दिया कि दीदी जब से स्वीटी आपके घर आने लगी है ना, इसकी डिमांड लिस्ट कम हो गई है, अब हमारे घर पे झगड़े कम हो गए हैं और ये खुश रहती है। अब आप हम जेंट्स के लिए भी ध्यान की क्लासेस शुरू कीजिए। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात की कि आप संडे को फ्री होते हैं, आपको फैक्ट्री भी नहीं जाना होता, तो आप क्यों नहीं शुरू करते क्लासेस। क्योंकि हमारे घर में एक रूम को हमने ध्यान रूम, मेडिटेशन रूम में कन्वर्ट कर दिया था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि ठीक है। तो हमने फिर वहाँ से शुरुआत की संडे की। जो हमारी घर लेडीज़ आती थी उनको बोला कि अगर आपके हस्बैंड्स ध्यान सीखना चाहते हैं तो उनको संडे का टाइम दे दीजिए, वो संडे को आ सकते हैं हमारे घर पर। तो इस तरह से फिर संडे की क्लासेस शुरू होगी। संडे को फीमेल और मेल मेंबर सब कपल्स आने शुरू हो गए। तो इस तरह से संडे की यात्रा भी शुरू होगी हमारे घर से। क्या बात है रचना जी, ध्यान करने से डिमांड की लिस्ट भी कम हो जाती है। ये तो बहुत ही अच्छा अनुभव था। अब लुधियाना के सारे जो लोग हैं सभी खुश हैं, मतलब डिमांड्स कम हो गई है उनके वाइफ्स की। वंडरफुल। बिल्कुल। रचना जी, लुधियाना में बहुत ही सुंदर स्वामी विवेकानंद ध्यान पिरामिड है। इतने सुंदर पिरामिड की रचना इतने कम समय में कैसे संभव हुआ? जब मैं ध्यान कर रही थी तो पिरामिड सोसाइटी और पिरामिड के बेनिफिट्स वगैरह सब कुछ सुन रहे थे और फिर बैंगलोर वैली भी गई मैं और मन में बहुत इच्छा था कि पंजाब में भी एक पिरामिड होना चाहिए। बहुत ज़्यादा उसके लिए ध्यान भी किया, मैनिफेस्टेशन के लिए एनर्जीज भी डाली कि अब लुधियाना में एक पिरामिड होना चाहिए। 2012 में ऐसे ही हम किसी के घर क्लास लेने के लिए गए, किसी ने घर पर अरेंज की थी क्लास। तो वहाँ पर अनिल भारती भैया और लीना जी क्लास में आए थे। तो वो ध्यान करके उनको बहुत अच्छा लगा और फिर वो मेरे घर आए और उन्होंने बोला कि रचना जी ध्यान तो बहुत अच्छा, आप पिरामिड के बारे में बताएं। तो पिरामिड के बारे में फिर वो शास्त्री सर के पास दिल्ली गए जानने के लिए। फिर वहीं से वो भैया बैंगलोर वैली चले गए और जब वो वैली गए तो उन्होंने पिरामिड में ध्यान किया तो उनको बहुत अच्छा अनुभव आया। तो वहाँ से आके उन्होंने एकदम मेरे घर आए कि हम लुधियाना में पिरामिड क्यों नहीं बनाते। तो मैंने बोला भैया हम बहुत देर से चाहते हैं। उन्होंने बोला विवेकानंद ट्रस्ट के पास जगह है, आइए मैं आपको जगह दिखाता हूँ। हमने जगह देखी, हमें बहुत पसंद आई। फिर हमने लोगों से फंड्स इकट्ठे किए और किशोर सर से बात की, इंजीनियर प्रसाद से बात की
और वो लोग भी पंजाब आए और पत्री सर ने आके उसका फाउंडेशन रखा और विद इन 9 मंथ्स हमारा पिरामिड, खूबसूरत पिरामिड, स्वामी विवेकानंद पिरामिड, विद जैसे एक मदर एक बच्चे को जन्म देती है ऐसे ही पूरे 9 महीने में हमारा पिरामिड तैयार था। और इतना खूबसूरत पिरामिड, उसके लिए हमें बहुत गर्व होता है कि यूनिवर्स ने हमें पंजाब में बहुत खूबसूरत पिरामिड दिया और उसके लिए हम अनिल भारती जी का और लीना जी का दिल से धन्यवाद करते हैं, जो कि हमारा सपना साकार करने के लिए वो यूनिवर्स ने उनको भेजा। बिल्कुल, कितनी सुंदर बात आपने कही। एक माँ जैसे बच्चे को जन्म देती है, वैसे ये पिरामिड का जन्म हुआ और कितने लाखों लोगों का भला हुआ इस पिरामिड के माध्यम से। रचना जी, आप सबसे पहली बार पत्री सर से कहाँ मिली? जब 2005 में जनवरी में मैंने ध्यान सीखा तो सत्या पद्मजा बीच बीच में लुधियाना आते रहते थे, तो उन्होंने बताया पत्री सर का आजकल मई में सर का पूना, शिरडी, अहमदनगर एक ट्रिप है और मई में बच्चों की छुट्टियां भी थी। तो उन्होंने बोला कि आइए आप पत्री सर से मिलिए और मेरे मन में भी बहुत जिज्ञासा थी सर को मिलने के लिए कि जिन्होंने इतना सरल ध्यान दिया है हमें। और फिर मैं मेरे हस्बैंड और बेटी हम लोग पूना गए, हम सर से मिले और जब मैं फर्स्ट टाइम सर को होटल में मिली पूना में, तो सर को देखकर मैं बिल्कुल ऐसे जैसे एक ग्रीक गॉड नहीं होता, सर की दाढ़ी और सर बैठे हैं और सर से मिलकर बहुत, सर मेरी आंखों में आंखें डालकर मिल रहे थे, तो वो मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि एक गुरु आपकी आंखों में आंखें डालकर मिल रहा है। और सर ने मुझे बोला आप कुछ गाकर सुनाइए, तो मैंने 2 लाइनें गाकर सुनाई सर को। सर पता नहीं आवाज़ से और फिर सर ने बोला जब मेरे को सत्या के हस्बैंड राजशेखर पास बैठे थे, सर ने बोला कि नाउ पंजाब इज़ इन द सेफ हैंड्स। मुझे सर की बात समझ नहीं आई कि सर ने ऐसा क्यों बोला कि नाउ पंजाब इज़ इन द सेफ हैंड्स। सर कुछ आंखों में आंखें डालकर या आवाज़ के माध्यम से जान लेते हैं कि ये हमारे पिरामिड मास्टर्स हैं कि नहीं है। सर की बातें सर ही जाने। तो जब सर मुझे मिले, मुझे भी सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा और फिर सर के साथ हम पूना, अहमदनगर, शिरडी सब जगह सर के साथ गए। तो उसी दिन शाम को सर की पूना जेल में क्लास थी और सर ने इतनी अच्छी क्लास ली वहाँ पर, कैदियों के साथ कैसे उनके साथ सर ने इंटरेक्ट किया, उनको कैसे टच करना है कैदियों को, मतलब कि अपनी बातों के साथ कैसे मोटिवेट करना है, वो मैंने सर से बहुत बारीकी से मैं देख रही थी कि सर किस तरह से क्लासेस ले रहे हैं। तो अगर सर का बच्चों के लिए क्लासेस था शाम को, तो वो बच्चों के साथ बच्चा बन जाते थे, उनको क्लैपिंग कर कर कि कैसे मैं देखो मैं कैसे क्लैपिंग कर रहा हूँ, तो क्लैपिंग करके बच्चों के साथ कनेक्ट हो गए सर। अगर लेडीज़ के साथ क्लास थी तो लेडीज़ के साथ किस तरह बात करनी है, हर जगह सर का क्लास लेने का अलग अलग तरह का टॉपिक सर चूज़ करते थे, हर तरह का अलग तरह का सर का क्लास लेने का ढंग था। तो मैं सर के क्लासेस लेने के ढंग से बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई कि सर एक ही ध्यान को किस तरह से अलग अलग रंग में पेश करते हैं। तो वो सर के साथ जो हम हफ्ता रहे वहाँ पर, तो और वो मेरा हफ्ते का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और जब मैं वापस आई तो सर ने, जब हम वापस आने के लिए सर ने बोला कि अब मैं पंजाब आना चाहता हूँ, मैं पंजाब नहीं आया, तो आप मुझे पंजाब इनवाइट करेंगे। तो हमने बोला सर मोस्ट वेलकम, आप जून में ही पंजाब आए। सर ने बोला हाँ मैं जून में ही पंजाब आना चाहता हूँ। फिर जून में सर आए हमारे पास और फिर तब हम सर के साथ पंजाब में क्लासेस अरेंज की और सर के साथ फिर एक नया ही सफ़र शुरू हो गया जो कि मैंने कभी देखा नहीं था, कभी जाना भी नहीं था कि इस तरह का भी ध्यान होता है। तो सर के साथ मेरा बहुत ही अलग तरह का अनुभव और दिल के बहुत करीब, जैसे मुझे आनंद आने लगा ध्यान में भी और सर के साथ भी। तो रचना जी, कैसा रहा पंजाब का ये सफ़र सर के साथ? हमें और बताइए इसके बारे में। हाँ, जब सर ने बोला कि मैं पंजाब आना चाहता हूँ, उन दिनों पंजाब में ध्यान प्रचार ज़्यादा नहीं था, लोग ज़्यादा भक्ति योग में थे। वो भक्ति की बात समझ आती थी या वो गुरु को ऐसा समझते थे कि जो आशीर्वाद देगा या तथास्तु तथास्तु बोलेगा हमारी चीज़ें हो जाएंगी, ये वाला गुरु का कंसेप्ट था पंजाब में। तो जब सर आए, सर ने ध्यान बोला और बोला, बताया कि लोगों को कि ध्यान के लिए हम बहुत लोगों को प्रचार किया हमने, पर आने के लिए 5 लोग आते थे, 10 लोग आते थे और हमें लगता था हमने इतनी बड़ी क्लास अरेंज की है। तो सर ने बोला कोई बात नहीं, आप ये मत सोचो कि आपने कितने लोगों को इन्वाइट किया, मैं सिर्फ एक व्यक्ति के लिए भी ध्यान सिखा सकता हूँ। अब जैसे पंजाब में आप मुझे मिल गए, मेरे को आप अकेले मुझे मिले हो
और आप अकेले से ही आगे पंजाब का अपना प्रचार हो जाएगा। मुझे ज़्यादा भीड़ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ क्वालिटी वाले लोग चाहिए। तो आप ये मत सोचिए कि कम लोग आए हैं ध्यान में। तो ये चीज़ मुझे सर की बहुत अच्छी लगी। हम जहाँ भी जाते थे सर, अगर 1-2 व्यक्ति भी आते थे तो सर अपनी क्लास लेते थे, उनको भी ध्यान बताते थे। तो सर का साथ हम जालंधर गए, अमृतसर गए, हम चंडीगढ़ गए। वो हफ्ते का ट्रिप था, तो वहाँ पर सर के साथ हमने बहुत सफल रहा। और हमने उसके बाद कोशिश की कि सर को तब हम बुलाएं जब हम खुद ध्यान प्रचार करें, लोगों को जोड़ें अपने साथ, ताकि जब सर आए ज़्यादा सारे लोग इकट्ठे हो सके सर के लिए। तो सर के साथ बहुत अच्छा रहा पंजाब का अनुभव। जालंधर, अमृतसर, चंडीगढ़, मोगा, तो ये सिटीज़ में हम गए थे सर के साथ। सुनकर आश्चर्य होता है, केवल एक व्यक्ति के लिए भी सर आते थे, ध्यान सिखाते थे, और कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि कितने लोग हैं। बहुत ही सुंदर बात है ये, क्योंकि हर एक जीवन, हर एक आत्मा बहुमूल्य है। बहुत ही सुंदर। रचना जी, ध्यान प्रचार का काम बहुत ज़ोर शोर से चल रहा था। आपको साथ साथ ध्यान भारत का भी संपादक बनाया गया। वो अनुभव कैसा रहा? जब मैं 2006 की बात है, हम शिरडी से वापस आ रहे थे ध्यान यज्ञम अटेंड कर कर। तो जब वापस आ रहे थे सर को मिलने गए, तो सर ने बोला मैम मेरे को हिंदी की मैगज़ीन चाहिए। तो मैंने बोला सर मैं तो सिंपल हाउसवाइफ हूँ, मैं कैसे मैगज़ीन का कार्य कर सकती हूँ। सर ने बोला कि सिर्फ आपको भगवान श्री कृष्ण की तरह एक संकल्प लेना है और आपको बैठना है, बाकी सारे काम अपने आप हो जाएंगे। बस आप एक संकल्प लीजिए कि आपको हिंदी की मैगज़ीन करनी है। तो मैंने बोला सर अगर आपका ये सपना है तो ज़रूर पूरा होगा। तो आकर 2007 जनवरी में मैंने एक संकल्प लिया कि मुझे ध्यान भारत मैगज़ीन करना है, क्योंकि सर चाहते हैं कि हिंदी की मैगज़ीन आए। अगर पंजाब में या हमें नॉर्थ इंडिया में कुछ भी ध्यान प्रचार करना है, उसके लिए हमारे पास एक पत्रिका होनी चाहिए। तो मैंने एक बैठकर संकल्प लिया, ध्यान किया कि मुझे ध्यान भारत मैगज़ीन करना है। तो फर्स्ट मंथ केतेपा सर आ गए, और वहाँ से दिल्ली से कुछ मास्टर्स आ गए, और हमने घर बैठकर मैगज़ीन का कार्य किया। और अपने आप मेरे नेबर में ही 2 बच्चे रहते थे, और वो उनको अभी जॉब नहीं मिला था, वो फ्री थे। तो उन्होंने बोला आंटी हम आपके लिए टाइपिंग वर्क कर देंगे, हम आपके लिए डिज़ाइनिंग वर्क कर देंगे, आप कीजिए, हिंदी मैगज़ीन कीजिए। और उनकी मदर जो थी वो स्कूल में टीचर थी, और वो लाइब्रेरियन थे। उन्होंने बोला मैं लाइब्रेरी से आपको बुक्स ला दिया करूँगी, आप कीजिए, और जितनी भी हेल्प होगी तो मैं भी आपको हेल्प कर दिया करूँगी, क्योंकि उनकी भी हिंदी बहुत अच्छी थी। तो कैसे किस तरह से बस मैंने बैठ के संकल्प लिया, मैंने कुछ कार्य नहीं किया। फर्स्ट इशू इतना सुंदर निकल कर आया, उसके लिए केतेपा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, जो वहाँ से आए मैगज़ीन के लिए हेल्प करने के लिए, उनको पत्री सर ने भेजा। और फिर जो बाई मंथली मैगज़ीन थी, नेक्स्ट इशू हमने पंजाब से खुद निकाला। इस तरह से ये 2 साल तक ध्यान भारत मैगज़ीन मैंने की है। मैंने नहीं की, यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी यूनिवर्स ने की है। मुझे सिर्फ एक चैनल की तरह यूज़ किया गया, मुझे एक चैनल की तरह, इसके लिए मैं बहुत लकी हूँ कि उन्होंने मुझे चूज़ किया, मुझे ये श्रेय दिया पहली हिंदी मैगज़ीन निकालने का। सारा काम यूनिवर्स ने किया, मैंने तो सिर्फ आंखें बंद करके ध्यान में बैठती थी। कौन सा मास्टर आएगा, कवर पेज का मास्टर भी अपने आप मेडिटेशन में आ जाता था। उससे रिलेटेड बुक्स भी वो लाइब्रेरी से वो मेरी फ्रेंड रेखा ला देती थी, और वो दोनों बच्चे अभिषेक और विवेक, वो दोनों जिन्हें अपने आप टाइपिंग और डिज़ाइनिंग भी वो खुद कर देते थे। और घर से हम एक सीडी बनाकर सिर्फ एक उस पब्लिशर को देकर आते थे, और बुक्स भी छपकर घर वापस अपने आप आ जाती थी। और पब्लिशर का खर्चा मेरे हस्बैंड करते थे, उसके लिए मैं अपने हस्बैंड का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। उन्होंने बहुत खुशी से ये काम करते थे कि हमें हिंदी की मैगज़ीन करनी है, हमें ध्यान प्रचार करना है, और वो यहाँ तक कहते थे कि हमें बिल्कुल फ्री में बांटनी है मैगज़ीन्स। 2 साल हमने बिल्कुल फ्री में मैगज़ीन्स बांटी है। मेरे हस्बैंड चाहते थे कि घर घर तक प्रचार हो पिरामिड सोसाइटी का, घर घर तक ध्यान का प्रचार हो, लोग ध्यान करें। और इसके लिए वो मैगज़ीन्स को ज़्यादा से ज़्यादा छपवा कर हर एक सेंटर, जहाँ जहाँ सेंटर होता था, नागपुर में सेंटर था, दिल्ली में सेंटर था, जिस जिस स्टेट में हिंदी स्पीकिंग लोग थे वहाँ पर ये खुद अपने कोरियर से ही मैगज़ीन सेंड करते थे, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ध्यान में क्या शक्ति है, संकल्प में क्या शक्ति है। बस संकल्प करो, विश्वास रखो,
मार्ग अपने आप बन जाएगा। इतने बड़े बड़े काम आप कर गई रचना जी, और आप कहती हैं बस मैं तो माध्यम बन के रह गई। बहुत ही सुंदर था रचना जी। रचना जी, एक और बहुत बड़ा कदम आपने लिया था जब आप अमरनाथ जाकर वहाँ के योगियों को, वहाँ आने वाले यात्रियों को आपने ध्यान सिखाया। क्या था वो अनुभव? बहुत अच्छा अनुभव था राधिका। यहाँ पर अमरनाथ की यात्रा रहती है जून में, 2 महीने, राखी तक, अगस्त तक यात्रा लगती है अमरनाथ की यात्रा। तो वहाँ पर पूरे इंडिया से, जगह जगह से लोग आते हैं अमरनाथ की यात्रा में जाने के लिए। तो वो पद्मजा मैम वगैरह ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम यहाँ भी, हर कोई लोग लंगर लगाते हैं वहाँ पर, तरह तरह के लंगर, खाने पीने की चीज़ों के लंगर लगते हैं। तो हम लोगों ने बैठकर डिसाइड किया क्यों ना हम वहाँ पे, लोग खाने पीने का लंगर लगाते हैं, तो हम वहाँ पे अपना एक बेस कैंप ले, लोगों को पिरामिड कैप्स पहनाकर ध्यान करवाएं। तो जब हमने ये सोचा तो हमें एक इस पर हमने मेडिटेट किया, और हमें मिलिट्री कैंप से वो परमिशन भी मिल गया। कैंप पे हमें एक टेंट मिल गया कि आप ठीक है, आप यहाँ पर ध्यान सिखाइए, क्योंकि परमिशन लेना पड़ता है पहले। और हमें परमिशन मिल गया। जब हमने लेटर दिया, हमें बहुत सुंदर वहाँ पे एक टेंट मिल गया, और एक टेंट, 2 टेंट मिल गए हमें वहाँ पर। तो हमने सोचा लोग खाने पीने के लंगर लगाते हैं, हम ध्यान के लंगर लगाएंगे। तो मेरे हस्बैंड और यहाँ से पंजाब से मेरी फैमिली के मेंबर्स भी गए, और हम लोग ड्यूटियाँ चेंज करते रहते थे। पूरे 2 मंथ्स हमने वहाँ पर कैंप लगाया। श्रीनगर में हमारे कुछ मास्टर्स थे, कुछ साउथ के मास्टर्स ने भी हमें बहुत हेल्प की। सब लोग हम ड्यूटियाँ बदल लेते थे, हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन हम लोग लगा कर आ जाते थे। पहला बैच मेरे हस्बैंड मेरी फैमिली मेम्बर्स के साथ गए, सेकेंड ग्रुप में फिर मैं और मेरे हस्बैंड और कुछ और लोग गए। इस तरह से हम 10-10 डेज़ के ग्रुप बांध कर चले जाते थे। 2 महीने हमने वहाँ पर बेस कैंप लगाया, राखी तक। कितने असंभव बातें लगती है ये सब, लेकिन आपने सब कुछ संभव कर दिखाया। सुन के ऐसा लगता है कि कैसे हुआ होगा, लेकिन आप इतनी सरलता के साथ बोल देती हैं कि बस हो गया, 2 महीने का कैंप लग गया। अद्भुत है, अद्भुत है, सारे अनुभव आपके बहुत ही अद्भुत हैं। रचना जी, एक बार आनंद ठाकुर जी के यहाँ भागवत हो रही थी। आपने बताया कि वहाँ भी आपने ध्यान शिविर लगा दिया। कैसे हुआ ये सब? आनंद ठाकुर जी हैं जो भागवत कथा करते हैं, जगह जगह जाके भागवत कथा करते हैं, और उनके बहुत सारे श्रद्धालु जो हैं उनके फॉलोअर्स हैं। एक बारी में उनके वहाँ पे 10-20 हज़ार फॉलोअर्स आते हैं उनकी कथा सुनने के लिए। एक बारी हमारे घर के सामने एक मंदिर है, मेरे जो हस्बैंड के बड़े ब्रदर हैं वो वहाँ के मंदिर के प्रेसिडेंट हैं। तो मंदिर में एक दिन कथा हो रही थी, भागवत कथा हो रही थी। तो वो आनंद ठाकुर जी हमारे घर आए, उनको हमने लंच पर इन्वाइट किया। तो हमने उनसे बात की, ठाकुर जी आपके तो इतने फॉलोअर्स हैं, तो आपकी जहाँ जहाँ भागवत कथा होती है आप प्लीज़ हमें आधे घंटे का समय दे सकते हैं ताकि हम लोगों को ध्यान सिखा सकें। तो वो बहुत खुश हुए, क्योंकि जब वो हमारे घर आए हमने उनको भी ध्यान सिखाया, और ध्यान में उनको लॉर्ड कृष्णा के, जबकि वो इतनी देर से भागवत कथा कर रहे थे, उनको कभी भी भगवान कृष्ण के दर्शन नहीं हुए थे। जब हमने उनको ध्यान सिखाया, उनको लगा साक्षात भगवान कृष्ण ने उनको दर्शन दिए, और उन्होंने ही, भगवान कृष्णा ने ही उनको अपना ध्यान मगन वाला एक रूप दिखाया कि भगवान कृष्णा भी ध्यान में बैठे हुए हैं। तो उनको वहाँ से लगा कि नहीं, भगवान कृष्णा भी कह रहे हैं कि आप ध्यान प्रचार कीजिए। तो वो सहर्ष तैयार हो गए कि आप, आपके हस्बैंड, जो जो लोग आना चाहते हैं, जहाँ जहाँ मेरी कथा होगी मैं आपको पूरे साल की लिस्ट दे दूँगा, और मैं आपको हमेशा अपनी कथा में आधा घंटा, मेरी तो 7-7 दिन एक एक जगह पे कथा होती है, आपको जितने दिन चाहिए उस 7 दिन आ सकते हैं, 7 दिन आइए उस स्टेट में, जितने दिन आप आना चाहें आप मोस्ट वेलकम है, आप मेरे गेस्ट की तरह आएँ। तो वहाँ से हमारा उनके साथ एक टाई अप शुरू हो गया। जहाँ जहाँ पे उनकी कथा होती थी मैं और मेरे हस्बैंड पहुँच जाते थे। उनकी भोपाल में थी, मुरथल में थी, हरियाणा की हर जगह में उनको इनवाइट किया जाता था। उनकी चंडीगढ़ में होती थी भागवत कथा। तो उनके पूरे साल का हम शेड्यूल ले लेते थे, जहाँ जहाँ हमें लगता था कि हम जा सकते हैं उनके साथ, तो हम उनके भागवत कथा में 2 दिन 3 दिन रहकर, उनसे टाइम लेकर, पूरे 10,000 20,000 जितने लोग होते थे भागवत कथा में, उनको हम ध्यान सिखा देते थे। और वो बाद में अनंत ठाकुर जी के साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते थे कि ठाकुर जी, जब से आपने भागवत में ध्यान कराना शुरू किए, हमारी भक्ति और बढ़ गई है, हमारे को ध्यान और लगने लग गया हमारा। तो वो अनंत ठाकुर जी भी बहुत खुश थे और हमारा भी काम हो जाता था, हम भी खुश थे। तो ये टाई अप हमारा बहुत देर तक उनके साथ चलता रहा। कितना सुंदर तरीका आपने निकाला रचना जी। भागवत के साथ साथ भी ध्यान हो गया। जो श्रद्धालु भागवत सुनने आते थे
वो भगवत्ता से जुड़ जाते थे अपने अंदर ध्यान करके। बहुत ही सुंदर। रचना जी, आपके अंदर भी क्या कुछ इमोशनल ब्लॉक्स थे जो आपको लगता है कि हाँ, ध्यान में आने के बाद, कार्यशालाएं करने के बाद कुछ रिलीज हुए? हाँ जी, बहुत सारे इमोशनल ब्लॉकेजेस थे जिसका मुझे पहले नहीं पता था, ध्यान में आने के बाद पता लगा। क्योंकि बचपन से ही ना मैं बहुत शांत भाव की और सबको खुश करने में लगी रहती थी। जैसे कि मेरे को लगता था कि घर पे सब खुश रहें, और जैसे पीपल प्लीजिंग पर्सन होता है ना, तो वो मुझे लगता था कि शायद मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है। पर ध्यान में आने के बाद पता लगा कि मुझे ये चीज़ मैंने कहाँ से ली है। एक बारी मैंने डॉक्टर न्यूटन का वर्कशॉप लगाया, कुंडलनी पे था, तो मैं दिल्ली गई, उनका 5 दिन का वहाँ पर वर्कशॉप था। तो वहाँ पे वो हर एक चक्रा पर लेकर जाते हैं और आपकी क्लीनिंग करवाते हैं हर एक चक्रा की। तो जब क्लीनिंग हो रही थी, वो मेडिटेशंस में भी लेके जाते हैं। एक मेडिटेशन में मैंने देखा कि जब मेरी मदर प्रेग्नेंट थी और मैं अपनी मदर के वूम में थी, और मेरी मदर जो है वो एक बेटा एक्सपेक्ट कर रही है, क्योंकि हम 3 सिस्टर्स हैं। एक सिस्टर मेरे से बड़ी है और एक सिस्टर मेरे से छोटी है। और तो मैंने देखा कि मेरी मदर इस टाइम पे, मैं सेकंड चाइल्ड हूँ, तो मेरी मदर एक बेटा एक्सपेक्ट कर रही है। और मेरे को अंदर ही अंदर लगा कि मैं अनवांटेड चाइल्ड हूँ, कि मैं जब पैदा होंगी मेरे को लड़की देखकर कोई भी मेरे को वेलकम नहीं करेगा। तो मैं घबरा गई अंदर ही अंदर। से मैंने मदर की वूम में देखा कि मैं ये चीज़ें, मैंने इनसिक्योरिटीज़, डर, फियर्स मैंने अपनी मदर की वूम से लिए हैं। और जैसे एक संकल्प लेता है कि मैं अपने पेरेंट्स को खुश रखूंगी, उनको अपने लड़की होने का कभी महसूस नहीं होने दूंगी। पीपल प्लीजिंग जो क्वालिटी थी, वो मैंने कहीं ना कहीं अपनी मदर की वूम से ली, अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से ली है। तो वो वर्कशॉप में मेरे को ये चीज़ समझ आई। और वो वर्कशॉप से आकर मैंने अपनी मदर को फ़ोन किया, और मैंने वो वर्कशॉप में ये भी देखा कि मेरी मदर का ड्यू टाइम हो गया, पर मैं डिलीवरी नहीं हो पा रही, क्योंकि मैं बाहर आने के लिए डर रही हूँ, लोगों को फेस करने के लिए डर रही हूँ कि लोग तो मेरी दादी हैं, दादाजी हैं, वो सब एक बेटा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो वो चीज़ें मैं लोगों की आइज़ में अपने लिए वो नहीं देखना चाह रही, इसलिए मैं बाहर निकलने के लिए भी कतरा रही हूँ जैसे। तो मैंने ना वो वर्कशॉप से आके अपनी मदर को फ़ोन किया कि जब आप प्रेग्नेंट थे, मेरी बारी, क्या आप एक बेटे को एक्सपेक्ट कर रहे थे? तो वो पहले चुप हो गए, कि वो कहते कि हाँ, जब सेकंड टाइम होता है तो हर किसी को होता है, पहले एक बेटी है, अब एक बेटा हो जाए। तो मैंने उनको बताया कि मैंने ऐसे वर्कशॉप में देखा कि आप एक बेटे को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और मेरे को देखकर आपने मुझे वेलकम भी नहीं किया, पर मेरी पापा ने मुझे उठाया। और तो उन्होंने कहा कि हाँ, जब तू पैदा हुई मैं बहुत रोई थी कि फिर से एक लड़की पैदा हो गई है, पर अब नहीं, अब वो चीज़ें निकल गई हैं। तो वो वर्कशॉप के बाद मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया, अपने फियर्स पर, इनसिक्योरिटीज़ पर, कि नहीं, मुझे अपने लड़की होने पर कोई वो नहीं है। मैं बीइंग अ वुमन, मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ। मुझे कोई इसमें कोई फियर या इसमें कोई वो शर्म वाली बात नहीं है कि मैं एक लड़की हूँ। तो वो चीज़ें मैंने वो वर्कशॉप के बाद अपने ऊपर बहुत काम किया। दोस्तों, ये लड़का लड़की का भेद आज भी है समाज में, और ये बोझ कहीं ना कहीं हर बेटी के अंदर कहीं ना कहीं दबा हुआ रहता है। ध्यान वो मार्ग है जहाँ आप इस बोझ को भी उतार सकते हैं, आप समझ सकते हैं, सच्चाई समझ सकते हैं। रचना जी, एक बार आपको ऐसा भी कुछ अनुभव हुआ था जहाँ बहुत सी आत्माओं को मुक्ति दिला रही थी, एक बेटी होते हुए, क्या था वो अनुभव? हाँ, ये बहुत अच्छा अनुभव था राधिका। जब मैं शिरडी ध्यान यज्ञम, पहला ध्यान यज्ञम था जो मैंने अटेंड किया था 2006 में। वो वहाँ पे पत्री सर ने मुझे स्टेज पे बुला लिया, शाम का ध्यान का समय था। सर ने मुझे अपने पास बुला लिया और अपने पास बिठा लिया, और वहाँ पे जांगली बाबा के आश्रम से भी कुछ लोग उस स्टेज पे बैठे थे। तो सर के साथ स्टेज पे बैठना मेरा वो पहला अनुभव था। तो सर बांसुरी बजा रहे थे, ध्यान करा रहे थे, तो मुझे बहुत सारी हीट का अनुभव हुआ। मुझे ऐसे लगा जैसे आसपास कहीं आग जग रही है, मुझसे बैठा ना जाए, इतनी हीट महसूस हो रही थी। तो मैंने आंखें बंद करके मास्टर से प्रेयर किया कि प्लीज़ मुझे ध्यान में गहरे ले जाओ, ताकि मुझसे ये हीट बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो मैं ध्यान में गहरे चली गई। 2 घंटे का ध्यान था। तो उसमें मैंने क्या अनुभव हुआ कि बहुत सारी भीड़ है, जब सर ध्यान करा रहे हैं उस टाइम पे 10-15 हज़ार लोग ध्यान कर रहे थे। तो भीड़ में से कुछ लोग पत्री सर और मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, स्टेज की तरफ आ रहे हैं,
और पत्री सर उनको रोक के पूछ रहे हैं आप कौन हो। तो वो कुछ उनमें से कुछ लोगों को तो मैं पहचान पा रही हूँ, मेरी दादी हैं, मेरे दादाजी हैं, मेरे फादर हैं, और कुछ मेरे इन लॉज की तरफ से व्यक्ति हैं जिनको मैंने देखा नहीं था, पर मैंने उनकी फ़ोटोग्राफ्स देखी थी। और मेरी शादी के बाद मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ की भी डेथ हो गई थी, वो भी हमारी तरफ को आ रहे हैं। तो पत्री सर उन सबको पूछ रहे हैं आप लोग कौन हो, तो वो मेरी तरफ पॉइंट आउट करके कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं ये हमारे घर की बेटी है और कुछ कह रहे हैं कि ये मेरे घर की बहू है। आज आपके साथ ध्यान करने से हम लोग अर्थ बाउंड सोल्स हुए थे। हम सोचते थे कि जो बेटा होगा भागवत कथा कराएगा तो हमारा उद्धार होगा, हम आत्माएं जो हैं उन्नत लोकों की ओर जाएंगी। पर आज हमारी बेटी ने या बहू ने आपके साथ ध्यान कर कर हम अर्थ बाउंड सोल्स को आज मुक्ति दिलाई है, और आज हम ध्यान करके आप लोगों के साथ ध्यान कर कर हम लोग इस धरती को छोड़कर अपने असली धाम को जा रहे हैं। और एक एक करके वो एक तारा बनकर लाइट के रूप में आसमान की ओर बढ़ना शुरू हो गए, जितनी भी सोल्स थी। और वो पत्री सर के पैरों को हाथ लगा रहे थे और मेरे पैरों को हाथ लगाते हुए एक स्टार बनकर आसमान की ओर उड़ना शुरू हो गया। तो जब 2 घंटे के ध्यान के बाद मैं ध्यान से बाहर आई तो मुझे लगा ये क्या अनुभव हुआ है, ये क्या हुआ मेरे साथ, मुझे कुछ समझ नहीं आया। ध्यान के बाद सर ने मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा और पूछा क्या अनुभव था आपका। मैंने बोला सर बस मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं उस स्थिति में नहीं थी कि मैं सर के साथ ये अनुभव शेयर कर सकूं, क्योंकि मुझे खुद भी, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में मैंने कभी ना पढ़ा था ना कभी सुना था। अभी ध्यान में आए मुझे 1 साल ही हुआ था, तो ये मेरे लिए बहुत ही एक यूनिक और नया अनुभव था और मैंने सर से शेयर भी नहीं किया। पर नेक्स्ट ईयर विमेंस डे को सर हमने मार्च में सर के लिए पंजाब में क्लासेस रखी। तो विमेंस डे पे सर ने मुझे बोला कि आप अपना शिरडी वाला ध्यान अनुभव शेयर कीजिए। तो मुझे समझ नहीं आया सर ने आज मुझे ये अनुभव शेयर करने के लिए क्यों बोला है, और ऑटोमेटिकली वो ध्यान अनुभव मेरे अंदर से निकलना शुरू हो गया। और विमेंस डे को मैंने वहाँ पर पूरे लोगों के आगे शेयर किया, और उस दिन मैंने बोला कि मेरे को अपने विमेन होने पे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि जो हम सोचते हैं एक बेटा पैदा होगा और बेटा भागवत कथा कराएगा या पिता को अग्नि देगा या पिता के नाम को रोशन करेगा, वो बेटियां भी कर सकती हैं। और जब वो विमेंस सर ने भी देखो, तब मेरे को शिरडी में ये ध्यान अनुभव आया था, पर वो मेरे को सर ने शेयर कब करवाया, विमेंस डे पे। तो यहाँ पर ये मेरे को उस दिन बहुत अच्छा लगा, मेरे को अपने विमेन होने पे भी बहुत प्राउड फील हुआ, और वो ध्यान अनुभव मैंने बहुत प्राउडली सबके साथ शेयर किया उस दिन। क्या बात है रचना जी, ये तो समाज को बदल देने वाली बातें हैं, पूरे विश्व को बदल देने वाली बातें हैं। दोस्तों, रचना जी से यूं ही प्रभावशाली बातें होती रहेंगी। उनकी यात्रा को हम और गहराई से समझेंगे, पर अगले एपिसोड में। आज हम यहीं अंत करते हैं, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू राधिका, थैंक यू। जैसे ही मैंने कदम रखा पिरामिड के अंदर, अचानक से मुझे बहुत रोना आना शुरू हो गया। ऐसे लगा जैसे मैं अपने घर पहुंच गई होती हूँ, यहाँ पर मैं किसी सदी में मैं यहाँ पर थी। इस तरह की फीलिंग आनी शुरू हो गई और मेरे इमोशंस निकलने शुरू हो गए। और सर ने मुझे कहा अंदर चलिए, और जैसे ही अंदर कदम रखा मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे पैरों को स्केट्स लगा दिए, पहिए लग गए हैं मेरे पैरों को, और मैं तेजी से पिरामिड के अंदर घुसती गई, जैसे कोई अनजान सी शक्ति मेरे को खींच कर लेकर जा रही थी पिरामिड के अंदर। तो राजकुमार सर और पत्री सर बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे को मिले, और कहीं मेरे को जेलसी भी हुई कि सर आज राजकुमार सर को कितना प्यार क्यों कर रहे हैं, पर तब समझ नहीं आई कि 2 मास्टर्स आपस में क्या बात कर रहे हैं। और जब हम टर्की पहुँचे 2-3 दिन राजकुमार सर बिल्कुल ठीक रहे। 17 शाम को अचानक से उनको हार्ट अटैक हुआ। हम लोग एक बीच पर बैठे हुए थे, तो वहाँ पर उनको सांस चढ़ना शुरू हो गया, और मैंने जब वहाँ पे ध्यान किया तो मेरे को ध्यान में राजकुमार सर आए और उन्होंने बोला रचना मैं जाना चाहता हूँ। मैं चला गया था, पहले दिन ही चला गया था, पर कि आप लोगों के लिए ये बहुत शॉकिंग लगेगा कि एकदम ठीक व्यक्ति कैसे चला गया, इसलिए मैं वापस आया। और जो मेरे लाइफ सपोर्टिंग वहाँ पर वेंटिलेटर वगैरह लगा हुआ था, और प्लीज़ इसको हटा दीजिए, ये लाइफ सपोर्टिंग जो सिस्टम है ये एक सोल को जाने नहीं देते, बांध कर रखते हैं।